हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं अजमनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कैरियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आप सब लोग की तैयारी। उम्मीद करता हूँगा कि सभी साथी हमारे अच्छे होंगे और सभी सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही है आपकी, जिसमें मैं आपके लिए संपूर्ण इतिहास का परिचय कराने जा रहा हूं। तो उसी में आपका प्राचीन इतिहास का आज नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु हड़प्पा सभ्यता। इसका ये दूसरा लेक्चर है। हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हड़प्पा संस्कृति या कांस्ययुगीन संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता ने जन्म लिया था। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, जो हमने नेक्स्ट पुराने लेक्चर में पढ़ा था, क्लास नंबर 6 में पढ़ा था, उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में और मुख्य मुख्य चीज़ें क्या थी। ठीक है, तो क्लास को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पूरी क्लास आपकी NCERT बेस्ड होगी। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो देखो, सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला कि ए नंबर पे जो दिया है वो है आपका सिंधु हड़प्पा काल, जो कि 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा है, इसमें जो स्थान हैं जहाँ जहाँ मिले हैं, जहाँ से हम बता सकते हैं कि सिंधु हड़प्पा काल का जो 3500 से 2600 ईसा पूर्व पुराना है इतना, तो ये हमें कहाँ से इस चीज़ की जानकारी मिली है। तो कोटदीजी, दमसादात, आमरीनाल, शिशबल, इन स्थानों से मिली है। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल। जो हड़प्पा काल जो परिपक्व हो गया, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व का जो काल है उसको परिपक्व हड़प्पा काल कहा गया है। ये कहाँ से मिले हैं इसके स्थल? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली, ये प्रमुख स्थान है। जब हड़प्पा काल परिपक्व हो गया था, वो शुरुआत का था, ये परिपक्व हड़प्पा काल है। फिर उत्तर हड़प्पा काल, जब हड़प्पा काल समाप्ति की तरफ था, तो 1900 से 1300 ईसा पूर्व की बात है। रोजदी गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा में इसकी जानकारी मिलती है। अब हड़प्पा काल के समय भैया नगर विन्यास पद्धति कैसी थी, उस समय जो नगर बसाए गए थे वो किस तरह के थे, ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, कैसी थी नगर विन्यास पद्धति, ये देख लेते हैं, आइएगा। तो यह जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि हड़प्पा काल या सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो नगर विन्यास की पद्धति थी, या किस तरह से शहर बसाए गए थे, किस तरह से नगर बसाए गए थे, तो भैया जाल पद्धति पर आधारित थी या ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। ठीक है, गलियाँ सारी जाल की तरह थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सीधी रेखाओं की पद्धति को जाल पद्धति कहते हैं। ये शतरंज के बिसात की भांति होती हैं। ठीक, जैसे शतरंज की बिसात होती है, इस तरह से गलियां बनाई गई थी, एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। कुछ टीले देखने को मिले हैं वहाँ पे। टीले का मतलब देखिएगा क्या होता है। जब लोग एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं तो इस भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहा जाता है। मतलब जब लोग एक ही स्तर पर बहुत समय तक रहते हैं और भूमि खंड के अनवरत उपयोग से उनको लगातार उसका प्रयोग करते हैं और उसको फिर पुनः उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे जो आवासीय मलबे होते हैं, जो मकान वगैरह होते हैं, जिनका कचरा होता है, जो बिल्डिंग होती है, वो दब जाती है बार बार, और उस पर फिर रहते हैं लोग, तो उसका टीले का निर्माण हो जाता है। तो ठीक है, तो इस आवासीय मलबे का निर्माण हो जाता है, इसे हम टीला कहते हैं। तो टीला भैया दो तरह के हुए हैं। न्यू जो शहरी केंद्र जो था, उसमें किस तरह के देखो टीले होते थे। एक होता था आपका पश्चिमी टीला, जो शहर उन्होंने बनाया गया, उसमें दो टीले होते थे, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर होता था, पूर्वी टीला थोड़ी कम ऊंचाई पर होता था। तो इसको कहते थे हम लोग दुर्ग या दुर्ग टीला, इसको कहते थे निचला शहर या नगर टीला। ठीक है, तो उच्च वाले में कौन रहता था? पुरोहित वर्ग रहता था, और निम्न वाले में व्यापारी, नागरिक, सैनिक व शिल्पी वर्ग रहता था। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान दोनों में होते थे। लेकिन एक अपवाद है, धौलावीरा एक नगर है जहाँ पे नगर को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ के टीले 3 तरह के हैं, दुर्गनगर, मध्यनगर और निचला नगर। विभक्त करने का उल्लेख मिलता है। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, यानी चनहुदड़ो ऐसा था जहाँ पे कोई दुर्ग नहीं थे, दुर्गीकृत नहीं था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे नगर सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्गीकृत थे। अगला है ईंटों का प्रयोग कैसा किया गया। तो सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 4:2:1 था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1 था। मान लिया ये कोई ईंट बनी हुई है, ठीक है ना, ये कोई ईंट है। तो इस ईंट में जो ऊंचाई थी, सॉरी लंबाई थी इसकी, ये 4 है, ठीक है। चौड़ाई जो इसकी है ये 2 है। और फिर इसकी बात करूँ मैं अगर ऊंचाई की, तो ये वाला जो डायमीटर है, ये 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 इसका 1 मीटर है। तो भैया इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:2:1 था, ठीक है, याद रखना। उपयोग कैसे करे गए हैं भैया? कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, फन्नीदार ईंटें, अलंकृत ईंटें, एल आकार की ईंटें, इतनी तरह की ईंटें बनती थी उस समय। तो कच्ची ईंटों का क्या प्रयोग था? रक्षा दीवार, चबूतरा व सड़क बनाने में। पक्की ईंट का विशाल भवन निर्माण में। फन्नीदार ईंटों का जल निकासी व्यवस्था में। अलंकृत ईंट का एकमात्र काली बंगा के फर्श में प्रयोग किया गया है। और एल आकार की ईंट का मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से व मल निकाय व्यवस्था में एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो इतने प्रकार की ईंटों का प्रयोग वहाँ पे मिला है हमें। अब यदि बात करते हैं आगे वास्तुकला की, कि उस समय की वास्तुकला कैसी थी, आर्किटेक्ट उस समय का कैसा था। तो भैया भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहते हैं, जिसको हम लोग आज हमारी भाषा में आर्किटेक्चर कहते हैं, है ना, कहते हैं ना आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं अलग से। तो वास्तुकला उस समय कैसी थी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहा जाता है। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। बहुत बढ़िया बात है कि वास्तुकला का आरंभ कहाँ हुआ था? सिंधु वासियों के द्वारा किया गया था भारत में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और इस सभ्यता के नगरों के अवशेषों से नगर विन्यास का परिचय मिलता है। नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर मजबूत प्राचीर बनाया जाता था। प्राचीर का मतलब दीवार बनाई जाती थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। पहले इसी लाइन को ख़त्म कर देते हैं, फिर ये भी स्नानागार के बारे में बता देते हैं। प्राचीर बनाया जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड मेथड पे बनाया गया था। काटती हुई चौड़ी बनाई जाती थी, जिनके किनारे नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। आज भी इतनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है हमारे शहरों में, गाँव में, जितनी उस समय थी। उसी पद्धति पे तो आज हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जिनके किनारे नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था, जिनके दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खोलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे, बताइए उस समय। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नान घर तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। सोचिए, इतना डेवलपमेंट उस समय था। उस समय एक मिलता है हमको, मोहनजोदड़ो में एक खुदाई में एक स्थान मिला है, उसको दिखा देते हैं आपको। विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। आपने देखा होगा, सुना होगा, बुक्स में इस तरह का फोटो देखा होगा आपने। विशाल स्नानागार मिला है, जो देख रहे हो कितना विशाल है। यहाँ पे ग्रुप में सभी लोग स्नान करते रहे होंगे। स्नान कुंड मिला है बहुत बड़ा ये। तो विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक है, ठीक है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड था। कुछ के पूर्व दिशा में बड़ा कुआं बनाया गया था, ठीक है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। यानी जब कोई पूजा पाठ, कोई धर्मानुष्ठान होता होगा, तब सारे लोग ग्रुप में इसमें नहाते रहे होंगे, ठीक है। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। ये जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है कि उस समय के लोग जल की पूजा भी करते रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि की। ये तो आपको पता ही है कि उस समय चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो वे चावल के उत्पादन से परिचित थे। चावल के उत्पादन का साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। विश्व में कपास उगाने वाले सिंधुवासी ही प्रथम थे, इसलिए मोसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द का यूनानी रूपांतर था, ठीक है। इसी सिंधु से बाद में हम लोग हिंदू बनेंगे या हिंद बनेंगे। आगे, सिंधुवासी हल्के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक-चित स्तर से हल से जुते हुए खेत तथा इनमें सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित
चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बाड़ावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है। ठीक है, इसका मतलब वो लोग हल से भी परिचित थे, यानी हल के प्रयोग से परिचित थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पशुपालन की, तो उस समय लोग क्या क्या पशुपालन करते थे। तो सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि हाथी व घोड़े पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। सुरकोटता से घोड़े के अस्थिपंजर व राड़ा घुंडई से घोड़े के दांत यानी जबड़ा के अवशेष मिले हैं। लोथल व रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है ना, सुरकोटता से घोड़े के अस्थिपंजर और राड़ा गुंडई से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल व रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। आगे बात करते हैं, सिंधु वासियों को गैंडा यानी भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला, यानी कि गैंडे का प्रमाण भी मिला है। बंदर, भालू, खरा, खरा मतलब खरगोश, जंगली जानवरों का भी ज्ञान था इन लोग को। इसकी पुष्टि मोहरों, ताम्र तस्तरियों व अंकित इनके चित्रों से मिली है। मोहरे मतलब जो लोग मिट्टी के उसमें मोहरे बनाते थे वो लोग, ताम्र तस्तरियाँ जो तांबे की या ताम्र की जो लोग प्लेटें वगैरह बनाते थे इनका प्रयोग करते थे, और उनमें जो चित्र बने उनसे हमें ये पता चलता है। उस समय शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे व्यापार और वाणिज्य कैसा था। तो सिंधु सभ्यता में सिक्कों और मुद्रों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय जो होता था वो वस्तु विनिमय से होता था, बार्टर सिस्टम से, यानी हमने एक वस्तु आपको दी और आपने हमें बदले में दूसरी वस्तु दे दी। ठीक है, किसी भी पुरास्थल से मुद्रा के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इस तरह से व्यापार होता था। व्यापारिक वस्तुओं की गांठ पर शिल्पियों व व्यापारियों द्वारा अपनी मोहर व छाप लगाने की प्रथा थी। ठीक है, लोथल तो इस तरह की कई मोहरबंदी मिली हैं। लोथल में कई तरह की मोहरें मिली हैं, इससे पता चलता है कि मोहर लगा के पहचान होती थी कि ये चीज़ें वहाँ से आ रही हैं या वहाँ की हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी व चंदोड़ से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्बेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बाड़ाबली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। वाह क्या बात है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार से मस्तूल वाली नावों का प्रयोग करते थे, यानी वो विदेशों से भी उनका व्यापार था और नाव के द्वारा वो समुद्र से जाया करते होंगे। अगला, सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य होती है। पश्चिमी भारत एवं मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों से ज्ञात सिंधु सभ्यता की बस्तियां संभवतः समुद्र पारीय व्यापारिक पड़ाव के रूप में स्थिर बंदरगाह थी। हाँ भैया, बिल्कुल रही होंगी, क्योंकि जो पश्चिमी भारत और मकरान में जो तटवर्ती क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ से मिली हैं, तो वो लोग समुद्र किनारे क्यों रहेंगे। इसका अर्थ है कि वो लोग कहीं ना कहीं समुद्र से व्यापार करते रहे होंगे और ये उसके बंदरगाह थे या पोर्ट हुआ करते होंगे उस समय के। अगला है मेसोपोटामिया, इराक से व्यापारिक संपर्क स्थल व समुद्री दोनों मार्गों से था। ठीक है, जो मेसोपोटामिया यानी इराक में हुआ है, तो वहाँ से हमारा जो व्यापारिक संपर्क था वो स्थल व समुद्री दोनों तरह से था। सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों की मध्यवर्ती भूमिका थी, जबकि जल मार्ग से होने वाले व्यापार में, देखो जब हम मेसोपोटामिया से बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, तो अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों की मध्यवर्ती भूमिका थी जब हम भूमि से जाते थे, और जब जल मार्ग से जाते थे तो व्यापार हम लोग करते थे फारस की खाड़ी से स्थित बहरीन द्वीप से। बहरीन द्वीप के मध्यवर्ती भूमिका थी। तो ये तो बात होगी भैया हमारी व्यापार की। अब हम बात कर लेते हैं उस समय के धर्म की। तो सैंदव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यानी कि धर्म की विशेष कोई बात नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सांभवी मुद्रा में ध्यानरत योगी की पिस्तर मूर्ति मोहर, जिस पर पद्मासन मुद्रा में योगी का अंकन से ये स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी लोग जो थे वो योग से परिचित थे। किससे परिचित थे? योग से परिचित थे। ये बात क्लियर होती है। ठीक है, अभी बताएंगे अंतिम संस्कार कैसे होते थे, लेकिन थोड़ा बिजनेस के बारे में अगर बात चल रही थी, व्यापार के बारे में, तो हम लोग कहाँ से किस चीज़ का व्यापार करते थे ये देख लेते हैं। प्रमुख आयातित कच्चा माल, यानी हम किस देश से क्या मंगाते थे कच्चा माल के रूप में। तो भैया टिन जो आती थी कच्चा माल हमारे देश में,
तो उसका हम अगर व्यापार की बात करें टिन के, तो टिन हम मंगाते थे भैया अफ़गानिस्तान से या ईरान से। तांबा हम मंगाते थे खेदड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। चांदी कहाँ से आती थी? ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोना अफ़गानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत से आता था। लाजबत लाजबर्त मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान से। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आती थी। नील रतन बदख्शां अफ़गानिस्तान में पड़ता है, यहाँ से आती थी। नीलमणि महाराष्ट्र यानी दक्षिण भारत से आती थी। हरितमणि दक्षिण एशिया से आती थी। शंख व कौड़ियाँ सौराष्ट्र व दक्षिण भारत से आते थे। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान, राजस्थान से आता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आता था। सोचिए इतनी चीज़ों का उस समय व्यापार होता था जिसके साक्ष्य मिले। बाकी और भी चीज़ों का होता होगा, इतनी चीज़ों के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, अंतिम संस्कार उस समय कैसा होता था इसकी बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं मिलती हैं। एक दाह संस्कार, इसमें सबको पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मावशेष को, जो भस्म बचती थी, मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। हिंदू विधि मिलने के यहाँ से प्रमाण है, ये हिंदू विधि में ऐसा होता है। ये सर्वप्रमुख प्रथा थी। दूसरी प्रथा मिली है पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण सबको भूमि में दफना दिया जाता था, यानी कि मुस्लिम विधि से मिलती हुई ये प्रथा है। ठीक है, यानी पूरी शरीर को हम लोग भूमि में दफना देते हैं जैसे आज मुस्लिम धर्म में, तो उसी तरह की ये प्रथा उस समय देखने को मिलती है। तीसरा था आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षियों को खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। यानी क्या होता था, किसी की डेड बॉडी होती थी, उसको खुले स्थान में छोड़ दिया और पशु पक्षी उसको खा लेते थे, और फिर जो बचा हुआ भाग होता था उसकी हड्डियाँ वगैरह, तो उनको भूमि में दफना देते थे। ऐसा पारसी विधि में देखने को मिलता है। ठीक है, सुरकोटता से अंडाकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मतलब समाधि के किस तरह से, मतलब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते थे। सुरकोटता से अंडाकार के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से ताबूत युक्त मानव समाधिकरण के प्रमाण मिले हैं। सामान्य मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम, सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर करके दफनाया जाता था। इसके अपवाद हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व क्रम में मृतक को दफना जाने के प्रमाण मिलते हैं। आगे, सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युगल युक्त समाधिकरण समाधान मिले हैं। यानी कालीबंगा में एक ऐसा साक्ष्य मिला है जहाँ से पूरा पूरा जोड़ा दफनाया गया है, और लोथल में 3 मिले हैं जहाँ से युग्म समाधिकरण या समाधान मिले हैं, जिनमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं से मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मतलब व्यक्ति के साथ में क्या क्या चीज़ें और दफनाई गई हैं? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण, दीप, दर्पण आदि मिले हैं। रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ तक क्लियर? लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कोई व्यक्ति था, उसके साथ में उसके बकरे को भी दफनाया गया है। तो यहाँ तक बातें थी दफनाने की। यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ थी, प्राचीनतम भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। वे लोग राजस्थान की जावर व अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। यहाँ से आज भी चांदी निकाली जाती है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में चांदी मिलती है। मुख्यतः हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हेतु अफगानिस्तान व ईरान से आयात किए जाते थे। ठीक, क्या चीज़? चांदी। ये बात हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लिपि की, स्क्रिप्ट की। उस समय की लिपि कैसी मिली है? तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाला व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम था। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। कनिंघम ने 1873 में विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से। ठीक, उसने ब्राह्मी लिपि से जोड़ा है जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में L.A. वेडेल ने किया था। किसने किया था? L.A. वेडेल ने किया था। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें सर्वाधिक साक्ष्य चित्रात्मक हैं। कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक एवं अत्यल्प साक्ष्य अक्षरात्मक हैं। यानी अक्षरात्मक तो बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादातर साक्ष्य चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक मिले हैं। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानवाकृति के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो नमूने मिले हैं उनमें अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखे मिले हैं, जैसे फारसी लिपि लिखी जाती है। कुछ बाएं से दाएं लिखे मिले हैं, जैसा कि ब्राह्मी लिपि है।
कुछ में गोमूत्रिका लिपि, जिसे ब्रिस्टोफिडान कहा जाता है, का प्रयोग मिला है, जो कालीबंगा से प्राप्त जो मोहरे या ठीकरे हैं उनमें देखने को मिला है। इस लिपि में अंग्रेजी के यू अक्षर व मछली के चित्रों का सर्वाधिक अंकन किया गया है। अब पता नहीं उस यू का वहाँ पे क्या प्रयोग रहा होगा। इस लिपि को अभी तक कोई स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाया है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ज्ञातव्य हो कि सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, यानी उल्टी हो गई ना हमसे तो। चलिए कोई बात नहीं। राखी गढ़ी से प्राचीनतम सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पुणे के दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर बसंत सिंधे के द्वारा शोध में पाया गया कि हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। पुणे के दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर बसंत सिंधे ने एक रिसर्च करी है, तो उन्होंने उसमें पाया कि हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य हैं। हरियाणा सरकार ने राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का दावा 26 मार्च सन 2014 को किया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगली बात, उल्लेखनीय है कि यह सभ्यता ईसा पूर्व 7500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, कितनी पुरानी है? 7500 वर्ष पुरानी है। अब तक हुए शोध के आधार पर राखीगढ़ी की बसावट का कुल क्षेत्र 7 किलोमीटर में विस्तृत होने की संभावना है। तो काफ़ी पुरानी हुई, 7500 ईसा वर्ष पूर्व। राखीगढ़ी का विकास सरस्वती नदी की सहायक दृष्टावती नदी के किनारे हुआ है, यह हुआ था। नदी किनारे बसे राखीगढ़ी सभ्यता की निरंतर खुदाई से मिले सामान और कंकाल आदि से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभ्यता हड़प्पा काल से भी प्राचीन रही है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार सरस्वती नदी के प्रभाव के कारण ही हिसार जिले में 3 स्थानों पर सभ्यताओं का पता चलता है। ठीक है, हिसार जिले में 3 स्थानों पर सभ्यताओं का पता चला है। तो बेटा ये देखो, थोड़ा सा प्रशासनिक राजधानी देख लो उस समय की सिंधु सभ्यता की। तो सभ्यता के प्रमुख प्रमुख शहर क्या हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। अरबी शहर कौन से हैं उस समय के? मुल्तान और मंसूरा। कुषाण शहर कौन से हैं? पुरस्पुर और मथुरा। ठीक है, पुरस्पुर पेशावर जो पाकिस्तान में आज। इनको सभ्यता के जो शहर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। तो स्टुअर्ट पिक्कट ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, स्टुअर्ट पिक्कट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है, ट्विंस कैपिटल कहा है। अरबी शहर मुल्तान और मंसूरा को मार्टिन व्हीलर ने अरब शहरों से तुलना करी है। ठीक है। कुषाण शहर पुरस्पुर और मथुरा, स्टुअर्ट पिक्कट ने इनको कुषाण शहर से तुलना करी है। ठीक है, ये जो 2 शहर मिले इसको कहा कुषाण शहर की तरह है ये, और ये मुल्तान मंसूरा इनको अरबी शहर कहा है। ठीक है, तो ये इस समय के जो शहर हैं प्रमुख देखने को मिले हैं, उनकी थोड़ी सी तुलना करी गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टुअर्ट पिक्कट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य को की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक, कालीबंगा से भी सैंदव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। ठीक है, ये लकड़ी से बनी नालियों के यहाँ से अवशेष मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, याद रखना ये बात। अब हम थोड़े से देख लेते हैं क्या क्या मिले हैं। तो देखो ये भैया पशुपति साहब की एक मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर को जॉन मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी है। ठीक है, इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। तो माना गया कि शिव जी हैं। उनके सिर में सींग हैं तथा कलाई में कंगे तथा दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त हैं। उनके दाईं व बाघ व हाथी, बाईं ओर गैंडा व भैंसा, चौकी के नीचे 2 हिरण उत्कीर्ण हैं। ठीक है, ये चित्र में दिखाए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो वहाँ पे मोहर मिली है उसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं। इस मोहर में जानवरों की कुल संख्या 6 है, जबकि जानवरों के कुल प्रकार 5 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये मोहर है भैया, पशुपति साहब की जो मोहर मिली है। इस आकृति को शिव यानी हिंदू धर्म का रूप माना गया है, जो योग की मुद्रा में दर्शाया गया। पैरों के नीचे 2 मोर अंकित हैं, 2 मोर भी बैठे हैं। आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति यानी मवेशी के जो स्वामी हैं जानवरों के, और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, बाद में ऋग्वेद में इनका उल्लेख कुछ इस तरह से नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। एक मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। ये सेलखड़ी या कांचली से बनी मूर्ति है। इसमें पुजारी राजा की दाढ़ी करीने से संवारी गई है, लेकिन मूछें नहीं है। देख रहे, कंगा से बिल्कुल दाढ़ी संवारी गई है, मूछें नहीं है इस राजा की। ये तिपतिया छाप वाला शाल ओढ़े हुए है, शॉल भी ओढ़े हुए हैं।
इसका बायां कंधा ढका है लेकिन दायां कंधा खुला हुआ है, जिसे पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं, नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। योगी के नेत्र अर्ध खुले हैं, जिसके देखो आधे खुले हुए हैं, जिसके निचले ओठ मोटे हैं तथा उनकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। मस्तक पर गोल अलंकरण है। इस पत्थर मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से खुदाई में प्राप्त करी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें अनुमान कैसे लगता है कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। तो एक विधि है रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि। तो इस विधि को किसने खोजा था और कैसे क्या काम करती है, इस बारे में देखते हैं। तो सभी सजीव वस्तु को एक प्रकार की रेडियोधर्मी कार्बन होता है, सभी जानते हैं। हर वस्तु के अंदर कार्बन होता है, सभी सजीव वस्तुओं में, जिसे कार्बन 14 कहते हैं। तो कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी द्वारा 1940 में किया गया था। इनको 1960 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बहुत बढ़िया बात है। जिस व्यक्ति ने करा इसको, इस खोज के लिए कार्बन डेटिंग प्रणाली इसने विकसित करी है, फ्रैंक लिब्बी ने। तो इसको 1940 में करी थी और 1960 में इनकी इस खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, वो महान व्यक्ति ये हैं, मुस्कुराते हुए दांत दिखा रहे हैं। देखिए आगे, जीवित अवस्था में मनुष्य, पशु पक्षी व पौधे वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं और उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसमें हास्र होते रहते हैं, यानी नष्ट होते रहते हैं। मृत होने पर वे नया कार्बन नहीं लेते, परंतु उससे एक निश्चित दर से हास होते रहते हैं। किसी वस्तु में निहित कार्बन 14 या C14 की मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि या कार्बन डेटिंग कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के बॉडी में या किसी भी प्राणी, किसी भी मृत वस्तु में कितना C14 है, इसकी मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि या कार्बन डेटिंग कहते हैं। इससे हम ये पहचान लेते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो वो कार्बन ग्रहण करती है। कार्बन के समस्थानिकों में कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं होता है, जबकि कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है। जीवित पेड़ पौधे व जंतुओं में C12 व C14 दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। जब पेड़ पौधे व जीव जंतु मर जाते हैं तब C12 की मात्रा यथावत स्थिर रहती है, लेकिन C14 की मात्रा क्रमशः कम होने लगती है। ऊपर बताया था ना, हास होने लगती है। जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। ये इसलिए संभव है क्योंकि C14 का आधा जीवन 5568 वर्षों का होता है। ठीक है, जो C14 है, कार्बन की मात्रा हमारी बॉडी में होती है, तो उसका आधा जीवन 5568 वर्षों का होता है। तो इस आधार पर हम पहचान लेते हैं कि ये वस्तु लगभग कितनी पुरानी हो चुकी है। अगला, इस प्रकार वस्तु का भार 5568 वर्षों से पहले निष्प्राण हो गई तो उसकी C14 धारता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब वह जीवित थी। जिस वस्तु में C14 की मात्रा जितनी कम पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। समझ गए आप लोग? यानी कार्बन डेटिंग जो विधि है, इससे हम लोग 50,000 वर्ष तक के पुरानी चीज़ों की आयु आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इससे पुरानी चीज़ है तो दूसरी टेक्निक है, इसको यूरेनियम डेटिंग कहते हैं, उससे पता करते हैं। तो C14 कम प्राचीन वस्तु और C14 अधिक है तो वस्तु नवीन है। अगर किसी वस्तु के अंदर C14 की मात्रा कम है तो समझ लो वो और ज़्यादा प्राचीन है, और उसमें ज़्यादा है तो वस्तु थोड़ी नई है। ठीक है, क्योंकि मात्रा घटती जाती है व्यक्ति की या वस्तु के मरने के बाद, समाप्त होने के बाद C14 की मात्रा घटती जाती है। अब मेसोपोटामिया सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता में संबंध कैसे है? क्योंकि मेसोपोटामिया तो भैया इराक की सभ्यता है, ठीक है, और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ये हमारे देश की सभ्यता है। तो इसमें कुछ संबंध हैं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, उसकी बात करते हैं। तो फारस की खाड़ी में उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मोसो प्लस पोटामिया से बना है। मोसो का अर्थ मध्य व पोटामिया का अर्थ नदी होता है, यानी मध्य नदी का क्षेत्र। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का प्रदेश है। ये दो नदियाँ कौन कौन सी हैं जहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी है? तो दजला व फरात थी। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन, मध्य में बेबीलोनियन तथा उत्तर में असीरियन सभ्यताएं विकसित हुई। ये तीन सभ्यताएं थीं जो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई: सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और असीरियन सभ्यता। दिलमुन यानी फारस खाड़ी स्थित बहरीन को कहा जाता था, को हाथियों का देश कहा गया है, यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, अब इस मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया। अब हमारे देश की जो सभ्यता वो हम तब से पढ़ ही रहे हैं। तो इन दोनों में सभ्यताएं में समानताएं क्या थी? तो दोनों सभ्यताएं भैया नगरीय सभ्यताएं थीं।
दोनों के निवासी कांसे व तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दोनों को लिपि का ज्ञान था, भले ही वो चित्रात्मक थी। उपरोक्त समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सैंदव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है। ठीक है ना। जो मेसोपोटामिया की 3 सभ्यताएं थीं, सुमेरियन, बेबीलोनियन और सीरियन, तो जो सुमेरियन सभ्यता है उसी का एक उपनिवेश बताया गया है व्हीलर के द्वारा हमारी सैंदव सभ्यता को। ठीक है, सैंदव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। अब असमानताएं क्या देखने को मिलती हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में मुख्यतः पकाई गई ईंटों का व्यवहार हुआ था, जबकि सुमेरी या सुमेरियन वाली मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। सुमेरी और सिंधु लिपि भी एक दूसरे से भिन्न थी। सुमेरी लिपि कीलनुमा थी, वहाँ पर कीलों से लिखा जाता था, और हमारी जो लिपि है वो चित्रात्मक थी। हड़प्पा तिब्बती लिपि में 400 चिन्ह हैं, जबकि सुमेरी लिपि में 900 चिन्ह हैं। सुमेर में मंदिरों एवं पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद है, यानी कन्फर्म नहीं है। विशेष बात क्या है, सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे, यानी पूरे विश्व में सबसे प्रथम लिपि का जानकारी मिलती है तो सुमेरियन सभ्यता मिलती है। उनकी क्यूनिफॉर्म लिपि सामान्यतः प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। उनकी जो लिपि थी उसको कहते हैं क्यूनिफॉर्म लिपि, याद रखना। ये बात हो गई। अब एक प्रमाण मिला मोहनजोदड़ो से स्वास्थ्य चिन्ह का, जैसे आज हम लोग बनाते हैं ना पूजा पाठ में कहीं पे, इस तरह से जो निशान बनाते हैं पंडित जी लोग, स्वास्थ्य का निशान इसको कहते हैं। तो इसके प्रमाण मिले भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर का स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। देखो मोहर पे बना हुआ है स्वास्तिक, ये देखो बना हुआ है, इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे भी देखो बनाया गया है। तो भैया सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, जब कहीं पे हम लोग कार्य करते हैं कोई शुभ पूजा वगैरह का, इसे चतुर्भुज ब्रह्म का रूप स्वीकार किया जाता है। और धौलावीरा से प्राप्त सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर जो कि प्राचीन सूचना पट्ट के रूप में प्रयुक्त होते थे, ये स्थल जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। देखो इस तरह की मोहरें मिले हैं, 10 बड़े अक्षर, एक इस तरह का, एक इस तरह का, इस तरह का, ये देख रहे हो ना। तो ये जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी मिला है। आगे देखते हैं, माता देवी की एक मूर्ति मिली है। ये हड़प्पा से प्राप्त मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है, ये संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म व वृद्धि से रहा होगा। हड़प्पाई लोग इसे पृथ्वी की उर्वरता देवी मानते थे। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे, इस तरह से ये लोग भी पूजा करते थे इस देवी की। ठीक है, ये मूर्ति मिली है एक, यहाँ पे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। एक मूर्ति ये मिली है नर्तकी की मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है, यानी इस मूर्ति में सिर्फ इस स्त्री के नर्तकी के गले में एक हार पड़ा है। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी मूर्ति नग्न है। सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पटका द्वारा संवारी गई हैं। सिर नीचे की ओर झुकाए, आंखें झुकी हुई, दाएं भुजा कूल्हे पर टिकाए व बाएं भुजा नीचे लटकी है। ये मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। फिर सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई उसके प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। देखिएगा, सरस्वती नदी के संदर्भ नवीनतम शोध प्रमाण 5 मई 2015 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्राचीन नदी के अस्तित्व की प्रमाणिकता की पुष्टि की गई है। अब ये नदी भूमि से 60 मीटर नीचे विलुप्त हो गई है। ठीक है, आपने प्रयाग कभी गए होंगे इलाहाबाद, तो वहाँ पे दिखाते हैं जो संगम है, वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता था किसी समय, लेकिन अब सरस्वती नदी वहाँ पे नहीं दिखाई देती है। तो इसके खोजे गए अब तक सभी चैनलों के मैप से स्पष्ट है कि ये नदी 1500 किलोमीटर लंबी व 3 से 15 किलोमीटर चौड़ी थी। औसतन इसकी गहराई 5 मीटर थी। सरस्वती नदी कहाँ लुप्त हो गई इसके बारे में 120 वर्ष पहले 1893 में एक अंग्रेज इंजीनियर ओल्डहैम ने विचार किया और खोज शुरू की थी। इस नदी की सूखी घाटी से गुजरने के दौरान कई बिंदुओं पर विचार करने के बाद उन्होंने परिकल्पना दी कि स्थल संभवतः प्राचीन सरस्वती नदी घाटी का है। ऋग्वेद की ऋचाओं में अमी तंबे नदी तंबे देवी तमे सरस्वती का उल्लेख मिलता है। इसमें सरस्वती नदी को सिंधु व अन्य नदियों की जननी बताया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से। देखो विलुप्त सिंधु नदी का जो बहाव चित्र दिखाया गया है, ये ऊपर से ही आ रही है जम्मू कश्मीर साइड से ही। देखो ये पंजाब, भगवानपुरा, करनाल,
पूर्व सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र, ये झक्कर होते हुए पाकिस्तान होते ये अरब सागर में ये गिर रही थी। ठीक है, यहाँ पे तो ये दिखाया गया है, लेकिन ये इधर कहीं गंगा जी से साइड से ही आ रही होगी मुझे लगता है, क्योंकि प्रयाग में भी इसका संगम बताया जाता है। विद्वानों का मत है, देखो ये लिखा है, विद्वानों का मत है कि ये अदृश्य रूप से गंगा व यमुना के साथ त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में मिलती है। यहाँ पे दिखाया गया है, देखो अरब सागर में गिरते हुए दिखाया गया है, लेकिन विद्वानों का मत है कि ये गंगा व यमुना के साथ त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में मिलती है। मैंने अभी बताया था। लेकिन कुछ लोगों ने ये मैप दिखाया है, उसके अनुसार यहाँ पे दिखाया गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं कि सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये समाप्त कैसे हुई, इसके पतन के कारण क्या क्या थे। सभ्यता के पतन के कारण क्या है, आर्यों का आक्रमण। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया और ये सभ्यता समाप्त हो गई। व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड, मैके व पिक्कड़ के अनुसार कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, बाढ़ के कारण कुछ लोग मानते हैं। जॉन मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो बाढ़ से समाप्त हो गया, मैके ने कहा चनोदड़ो बाढ़ में समाप्त हो गया। ऐसा रहा ये लोथल को बताते हैं बाढ़ से समाप्त हो गया। महामारी के कारण भी कुछ लोग कहते हैं समाप्त हो गया। यूके और आर कैनेडी कहते हैं कि महामारी के कारण ही समाप्त हो गई सभ्यता। जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हुई। ऑरल स्टाइन व अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, सभ्यता समाप्त हो गई। भूतात्विक परिवर्तन हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं। R.L. राइक्स, जॉर्ज डेल्स और लैम्ब्रिक कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सभ्यता समाप्त हो गई। विदेशी व्यापार में गतिरोध आया, इस कारण समाप्त हो गई। W.F. अल्ब्राइट कहते हैं ये बात। प्रशासनिक शिथिलता यानी प्रशासन की शिथिलता के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई, ये जॉन मार्शल साहब कहते हैं। ठीक है, इधर देख लो, कुछ इतिहासकारों के कुछ और मत हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या है। तो फेयर सर्विस एक पत्र हुए हैं इतिहासकार, वो कहते हैं वनों का कटाव हुआ, संसाधन में कमी हुई, पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, ये इसका पतन का कारण है। मार्टिन व्हीलर कह रहे हैं, व्हीलर हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत था। मार्टिन व्हीलर हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। जॉन मार्शल विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। जॉन मार्शल ने कहा प्रशासनिक शिथिलता के कारण सभ्यता का विनाश हुआ। ऑर्नेस्टाइन कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हुई। अर्नेस्ट मैके व जॉन मार्शल कह रहे हैं सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। और M.R. साहनी व राइक्स व डेल्स कह रहे हैं भूतात्विक परिवर्तन के कारण सभ्यता समाप्त हुई। D.D. कौशाम्बी साहब कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों को आग लगाकर लोगों की हत्या कर दी गई। गार्डन, चाइल्ड व व्हीलर कह रहे हैं सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई। अब ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। ठीक है, हम इसमें स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं मे बी पॉसिबल कि उस समय जो भूतात्विक परिवर्तन हुए होंगे या मौसम परिवर्तन हुए होंगे, उस वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी इसका बेटा एक क्लास और है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का हम थोड़े से आपको स्थान बताएंगे। ठीक है, कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, सुड़कोदरा, रोपड़, रंगपुर, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। और इन हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस किसने करी, कब की गई और वर्तमान में ये कहाँ पे हैं, इन सारी चीज़ों की एक वीडियो और आएगी बेटा छोटी सी। इनके किनारे कौन सी नदी है और कुछ और हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी या नहीं थी, और उस समय कुछ और साक्ष्य, कुछ प्रतीक चिन्ह, कुछ चीज़ें हम अभी और दिखाएंगे। तो इसका एक क्लास बेटा और होगा छोटा सा कल। इसके बाद हम लोग चलेंगे वैदिक संस्कृति की ओर। ठीक है ना। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।